अस्सलाम वालेकुम। आई होप मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग us in the module 2 of this webinar। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है लार्ज स्केल यूटिलिटी स्केल पे। जो कल जेफरे ने हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास सी एंड आई में इस टाइम पे मौजूद हैं और क्या है। आज थोड़ा सा उनकी इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग और उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे थोड़ी सी बात जो हमने आज करनी है वो है कि व्हाट वी हैव इन एच टी यू टी में हमारे पास क्या है। हम देखिए उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है उस पे क्या कुछ है। फैंस के मतलब जो मोस्टली मेरे पास क्वेश्चन आते हैं फैंस के हवाले से कि फैंस हैं उसको साफ कैसे करना है, या डिफरेंट इस तरह के एस्पेक्ट्स इंस्टॉलेशन के मतलब के पीवी स्ट्रिंग्स कितनी होनी चाहिए, क्या जो आपकी वोल्टेज रेंज है वो क्या होनी चाहिए। तो उसके मतलब थोड़ा सा जो है डिस्कशन हम आज करेंगे। तो जो आज हमारा वही के इन्वर्टर इंस्टॉलेशन, सिस्टम कमीशनिंग के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स पे। इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के अंदर जो बेसिक इक्विपमेंट व्हाट वी नीड एंड कैसे इसको इंस्टॉल करना है, कितना एंगल देना है, व्हाटसएवर, वो तकरीबन सारा जो है ना वो आज इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के अंदर, सिस्टम कमीशनिंग के अंदर उसको नॉर्मली जो वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन होती है बहुत सारे लोग जानते हैं। उसके बाद आपकी जो हमारी एस ई सी 1000 की डिवाइस है जिसे लॉगर को भी कहा जाता है वो, उसके साथ कमीशनिंग, जेड के साथ कमीशनिंग, और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स के हवाले से। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इन्वर्टर इंस्टॉलेशन के ऊपर। इन्वर्टर इंस्टॉलेशन में हमारे पास बेसिकली जो अगर हम बात करें तो हमारे पास जो इस टाइम पे अवेलेबिलिटी है, जिस तरह अगर हम यूटी में या इंडस्ट्रियल स्केल में बात करें, कमर्शियल इंडस्ट्रियल स्केल में, तो हमारी जो रेंज स्टार्ट होती है स्टार्ट फ्रॉम 30 टिल 120 किलोवाट। और फिर उसके बाद जो हमारे पास यूटी सीरीज जो है वो हमारे पास अवेलेबल है ऑन 250 एंड 225 फिर 350 किलोवाट तक। ये अभी है। और एक जीटी जो हमने मॉडल थोड़ा सा इनहेंस किया है इन 100 टू 125 किलोवाट, वो अब इंशाल्लाह मार्केट में आना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले एच टी के ऊपर, एच टी की जो रेंज होती है वो होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 100 टू 120 किलोवाट। जिस टाइम पे पाकिस्तान मार्केट में अवेलेबल है वो ये रेंज होती है। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू के जो बट कैसा नजर आता है, इसमें बेसिकली हमारे पास 12 एमपीपीटीज है जो हर एक से डिफरेंट है। हर एक एमपीपीटी के अंदर दो दो स्ट्रिंग्स अटैच हो सकती हैं। अब जो एच टी है, एच टी में हमारे पास दो मॉडल हैं। एक है 1100 पीवी सपोर्टेड के साथ 1100 वोल्ट, और एक हमारे पास है 1500 वोल्ट डीसी वोल्टेज सपोर्टेड के साथ। अगर हम बात करें इसकी जो 100 वोल्ट है, 1100 वोल्ट पे, तो उसकी जो लुक्स हैं वो तकरीबन आप नॉर्मल अगर आप देखें तो उसके वही हैं डीसी स्विचेस। हर तीन स्ट्रिंग पे एक जो है एक डीसी स्विच होता है, हर तीन एमपीपीटीज के ऊपर। उसकी कॉम पोर्ट फॉर कम्युनिकेशन ऑफ RS-485। उसके बाद आपका जो ये आ जाता है वाईफाई मॉड्यूल और ब्लूटूथ की पोर्ट, ये नॉर्मल है। इसमें जो एच डी 1100 है इसमें हमारे पास कोई फैंस मौजूद नहीं है। हीट सिंक है, हीट सिंक के ऊपर कोई फैंस नहीं है। जबकि आपका जो एच डी 1500 है उसमें इन सब के साथ होने के साथ साथ आपके पास नीचे हीट सिंक की कूलिंग फैंस भी दिए गए हैं, ताकि वो ना हो कोई हीटिंग का इशू ना आए, हीट डिसिपेशन अच्छी हो जाए। इसका कोई ताल्लुक इंटरनल और सर्किटरी के साथ नहीं है। जो नॉर्मली क्लाइंट्स मुझसे पता कर रहे हैं कि अगर ये IP65 IP66 है तो इसमें फैंस क्यों है, जबकि फैंस इंटरनल सर्किटरी के साथ नहीं है। ये एक्सटर्नल हीट सिंक के लिए लगाए जाते हैं कि ताकि जो हीट सिंक में गठी हो रही है उसको डिसिपेट कराने में उसकी हेल्प आउट कर सके। इसका सिर्फ ये काम होता है, इंटरनल सर्किटरी के साथ इसका कोई काम नहीं। फिर इसका जो थोड़ा सा राइट से व्यू, राइट पे जो हमारे पास कैबिनेट है ना येलो मार्क, ये हमारे पास बेसिकली एसी कनेक्शन के पोर्ट है। जो यहाँ पे एसी कनेक्शन हम अटैच कर सकते हैं। नॉर्मली उसका प्रॉपर वो ब्रेकर लगा हुआ है, ब्रेकर नहीं, हम कह सकते हैं वो कनेक्शन पोर्ट है, कनेक्शन बॉक्स वो है। उसके बाद
ऑन द लेफ्ट साइड जो एच डी 1500 वोल्ट वाला है, उसमें हमारे पास जैसे हमारा फैंस है, तो फैंस को क्लीनिंग के लिए आपके पास ये नीचे जो, इसमें आप इसको यहाँ से आप फैंस निकाल के उनको क्लीन कर सकते हैं, उनको ब्लोअर से साफ करना है वो करके आप दोबारा अटैच कर सकते हैं। बाकी जो ऊपर ये एच टी में हमारे पास दिया गया है, ऊपर होल दिया गया है, इंस्टॉलेशन लिफ्टिंग हैंडल है यहाँ पे, वो साथ आता है, लिफ्टिंग हैंडल यूज हो सकता है। फिर बैक हैंगर है, बैक हैंगर का व्यू आ जाता है। और हमारे पास एक साइड पे ऐसा ग्राउंडिंग जो है, ग्राउंडिंग टर्मिनल भी आता है। इंस्टॉलेशन के अंदर जो एच डी के लिए जो कुछ रिक्वायर्ड टूल्स हैं, वो नॉर्मली तो हम सबको पता है कि ड्रिलिंग के लिए और उसको स्क्रू ड्राइवर्स, वायर क्लिपर। इसमें एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है, जो नॉर्मली मेरे पास एक केस आता है कि इन्वर्टर हैंग किया और इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा, उसमें सबसे ज्यादा मसला आता है आपकी MC4 पंचिंग के अंदर। MC4 पंचिंग में नॉर्मली जो मैंने इंस्टॉलर्स भी देखा है, बहुत सारे इंस्टॉलर्स ऐसे हैं, लोकल इंस्टॉलर्स कह लें, कंपनीज की बात नहीं कर रहे, जो नॉर्मली इंस्टॉलर्स हैं वो क्या करते हैं कि उसको प्रॉपरली पंचिंग टूल से उसको पंच करने के बजाय वो कर रहे होते हैं प्लास के साथ MC4 को पंच कर दिया और उससे वो कर रहे होते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये आता है कि लूजिंग रह जाती है, DC वोल्ट ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाते हैं, आग लगने का खतरा होता है, डिफरेंट है। तो उसके लिए रिकमेंडेड होता है कि आप वो पंचिंग टूल यूज करें। अच्छा, फिर जो आपकी हार्डवेयर इंस्टॉलेशन है उसमें जो आप जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं तो आपको इन्वर्टर के साथ साथ क्या क्या एसेसरीज इस टाइम पे अवेलेबल आती हैं। तो उसमें आपकी माउंटिंग केबल है, माउंटिंग केबल के साथ आपकी जो टर्मिनल्स हैं, थिम्बल्स हैं आपके, जो AC टर्मिनल के थिम्बल्स हैं, उसके बाद आपकी कम्युनिकेशन केबल्स, बैक हैंगर, हैंगर के जो स्क्रूज होते हैं, वो वाईफाई डोंगल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। अब थोड़ा सा जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपका जो बैक हैंगर है, वो माउंटिंग प्लेट, माउंटिंग ब्रैकेट, ये इस टाइम पे अवेलेबल होती है। उसके बाद ये कुछ एसेसरीज हैं जिस तरह MC4 आपके, MC4 प्लस आपके जो वाईफाई डोंगल, उसके बाद स्क्रूज, इवन माउंटिंग स्क्रूज हो गए, वो आपके कम्युनिकेशन केबल, कम्युनिकेशन जैक जो है वो, और आपकी जो ये है अ, उसका लॉक, वाईफाई मॉड्यूल का लॉक, वो भी इसमें आता है। इवन सारी चीजें जो इन्वर्टर के साथ जो जो कुछ लगना है वो फर्स्ट स्टडी में आपके पास आता है, कि उसके MC4 से लेकर उसके AC टर्मिनल्स के जो वो हैं सिंबल्स तक आपको मिल जाते हैं। अब हार्डवेयर इंस्टॉलेशन के अंदर अगर थोड़ी सी है कि ब्रैकेट इंस्टॉलेशन के लिए, नॉर्मली ब्रैकेट इंस्टॉलेशन तो जो है वो उसके डायमेंशंस गिवन है, डायमेंशंस के साथ आप उसको अटैच कर सकते हैं, बाकी है। लेकिन जो मेन इसमें चीज आती है कि आपने इसको हैंग करते हुए अलाइन रखना है, टिल्ट ना हो। टिल्ट होगा तो उसकी हीट डिसिपेशन में इशू आता है, उसकी परफॉर्मेंस में इशू आता है, तो प्रॉपरली उसको हैंग करते हुए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज होती है। उसके बाद जो हैंग करने के लिए आपके इसके आपको इसमें हैंगिंग जो हैंडल्स है वो दिए गए हैं, आप उस हैंगिंग हैंडल से इसको लिफ्ट कर सकते हैं इजीली। हैंग करना आपके लिए इजी हो जाता है, दो बंदे इसको इजीली लिफ्ट करके ऊपर अटैच कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर वो बहुत हैवी है तो आप वो जो हैंगिंग हुक्स है उसको यूज करके आप किसी भी पुली की मदद से उसको उठा के भी उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। बाकी जैसा मैंने बात की DC टर्मिनल कनेक्शंस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो वही है कि हमारा जो वायर MC4 प्रॉपर्ली पंच नहीं होते, उसको पंच करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो पंच नहीं होंगे तो उसमें लूजिंग रह जाती है। लूजिंग की वजह से आपके DC वोल्ट ड्रॉप करते हैं, किसी टाइम इतना होता है कि आपके पास सिनेरियो ये हो जाता है कि आपके जो DC ब्रेकर है, या आप जिस यहाँ पे उसको जो MC4 है उसको उतार के आप चेक कर रहे हैं तो आपके पास 800 वोल्ट्स आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको वापस MC4 लगा के इन्वर्टर ऑन कर रहे हैं तो वो वोल्टेज ड्रॉप होके 2 वोल्ट पे, 4 वोल्ट पे आ जाते हैं, या 100 वोल्ट पे आ जाते हैं, जिससे इन्वर्टर ऑन नहीं हो रहा होता। और हमें ये फील हो रहा होता है कि यार हमारा इन्वर्टर अंदर से डैमेज है, या ये आया डैमेज था, या DC शॉर्ट हो चुकी है। जबकि हमारे पास इसका एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट जो रीजन होता है वो हमारा DC की जो टाइटनेस है वो नहीं होती, उसमें वो प्रॉपर्ली पंच नहीं हुआ होता।
वो लूज रह जाता है। और अगर वो इन्वर्टर ऑन हो जाए, हम उसको चेक नहीं करते क्योंकि वो मैंडेटरी नहीं होता, तो उसमें जब हम उसको करते हैं चेक, यानी कि वो ऑन हो जाता है, तो उसमें लूजिंग है। तो कुछ ऐसे बाद वो लूजिंग हीट प्रोड्यूस कर करके आपके जो MC4 उसको मेल्ट कर देती है। उस मेल्टिंग की वजह से आपके इन्वर्टर जलने का खतरा होता है। तो इसको थोड़ा सा हमें देखना था कि यार किस तरीके से इसको किया जा सके, प्रॉपरली चेक किया जाए उसको। अगर थर्मल है, थर्मल से चेक कर लिया जाए कि लूजिंग तो नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इंस्टॉलेशन के अंदर DC साइड से। AC टर्मिनल्स पे, AC टर्मिनल्स नॉर्मली यही है कि आपने वो टर्मिनल ओपन करके उसके साथ आपने कनेक्शन करने हैं। अ, लेकिन इसमें भी एक चीज जो हमारे पास इन पाकिस्तान यूज होता है, क्योंकि हम हमारे इंस्टॉलर्स वो आदी नहीं है उसके कि वो थिम्बल लगाया, थिम्बल के ऊपर हमने वो टेप कर देते हैं। टेपिंग से भी हमारे पास एक इशू आता है कि टेप में जब ज्यादा हीटअप होती है तो भी आग पकड़ने का या मेल्ट हो जाती है। उससे बेहतर है कि हम हीटिंग ट्यूब जो है वो यूज करें इसको। तो ये एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो मैंने फेस किया है इसमें इस टाइम पे कि यार क्यों ये जो हमारे पास है ये केसेस आते हैं। तो वो हमने ये देखा कि नॉर्मली, क्या मैक्सिमम, मैं कह लो मैक्सिमम हमारे पास जो केसेस हैं वो टेप टेप लगे होने की वजह से वो जल रहा होता है, या वो आपकी वो जल जाती है, वायर जल जाती है। जिससे फिर अगर वायर जलती है तो उससे फिर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट इन्वर्टर के अंदर भी आने का खतरा होता है। बाकी AC टर्मिनल जो है हमारे पास इंटरनली वो कुछ ऐसे है, इसमें स्पेशली जो डिस्टेंस भी उनके दरमियान नॉर्मल है, उसकी बाकी चीज़ें जो है वो आप इजीली उसके साथ कर सकते हैं। और AC कॉर्ड को यूज़ लाजमी करें। नॉर्मली ये उस इन्वर्टर के साथ आते हैं, पैकेट में पड़े होते हैं, तो हम उसको इग्नोर कर जाते हैं। जबकि ये आप नॉर्मली यूज़ करें ताकि ये आपके वाटर प्रूफ रहे। कोई ह्यूमिडिटी का फैक्टर या कोई वो आपका जिसमें वायर लगा हुआ है, आउटडोर लगा हुआ है, तो कोई बारिश का पानी या ऐसा ही कोई चीज़ अंदर ना जाए जिसकी वजह से वो शॉर्ट होने का खतरा हो। अब एच डी इन्वर्टर्स जो है, एच डी इन्वर्टर्स में रिकमेंडेड ब्रेकर्स नॉर्मली एक चीज आती है कि हम कौन सा ब्रेकर यूज करें। लेकिन पाकिस्तान में हमारे पास लॉट के ब्रेकर्स भी आते हैं, नॉर्मली ब्रेकर्स भी आते हैं, कॉपीज भी होती हैं, तो उसमें हमें डिफरेंट रेटिंग शायद जिससे ऊपर ही रखनी पड़ती है। अह, यहाँ पे पाकिस्तान में जो रिकमेंडेशन है, मेरी जो रिकमेंडेशन होती है कि आप 4 पोल के बजाय 3 पोल ब्रेकर यूज करें। 4 पोल ब्रेकर ना यूज करें, क्योंकि हमारे पास न्यूट्रल में काफी फ्लक्चुएशन है। इवनली न्यूट्रल में कभी कभी तो हमारे पास न्यूट्रल टू अर्थ वोल्टेज चेक करें तो हमारे पास पूरा फेज आ रहा होता है। तो उससे बेहतर है कि आप न्यूट्रल को साइड पे रखें, न्यूट्रल को डायरेक्ट इन्वर्टर को हैंडल करने दें। आप सिर्फ ब्रेकर कंट्रोल करें फॉर कट ऑफ में। तो उसमें डिफरेंट है, 100 किलो वाट के साथ 200 एम्पेयर का ब्रेकर, और 250 के साथ 250 एम्पेयर का ब्रेकर। तो इस तरीके से आप उसे यूज कर सकते हैं। बाकी इसमें आ जाती है वाईफाई एंड ब्लूटूथ मॉड्यूल। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर हम ब्लूटूथ मॉड्यूल तो यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं वाईफाई मॉड्यूल यूज करते हैं। इसी से हम सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, इसी से हम ऑनलाइन करते हैं। तो गुडबी के साथ इसका वाईफाई मॉड्यूल बिल्ट इन आता है, आपको अलग परचेज करने की जरूरत नहीं होती। इसके बाद जो हमारी टर्मिनल कनेक्शंस हैं फॉर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन आइदर फ्रॉम लाइक आप उसको कम्युनिकेट करवा रहे हैं फॉर ZED 0 एक्सपोर्ट डिवाइस, आप उसको SEC स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर के साथ एक्सपोर्ट कम्युनिकेट करवा रहे हैं, आप उसको मास्टर स्लेव बना रहे हैं फॉर डेजी चेन। सारे जो कम्युनिकेशन के वो हैं, कनेक्शन है, वो आपके कॉम 2 के अंदर होने हैं। अब कॉम 2 में भी बेसिकली 6 पिन कनेक्टर होता है। 6 पिन कनेक्टर में वो 1 और 2 जो है बेसिकली ये आपका मेन मास्टर हो जाता है। अगर आप सिर्फ एक यूज करें तो आप 1 और 2 से, 1 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव से लेते हुए आप उसकी जो ZED है या स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर उसके साथ आप इसको बना सकते हैं। लेकिन अगर आप डेजी चेन बना रहे हैं लेट्स सपोज, तो आप 1 और 2 फॉर द मास्टर बन जाएगा जो आपका डायरेक्टली कनेक्ट है विद स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर या जेनसेट कंट्रोलर या कुछ भी। उसके बाद आपका 5 और 6 जो है वो आगे डेजी चेन, 5 6 अगले 1 2 में, और फिर आगे 5 6 अगले 1 2 में चलता चला जाएगा। वो डेजी चेन ऐसे बनती चली जाएगी। अच्छा, इसमें फिर वही क्या, जो कनेक्टर्स के साथ आए हैं वो यूज करें। उसको यूज करने से ये होगा कि प्रॉपरली वो लूज नहीं रहेगा और कम्युनिकेशन प्रॉपर हो जाएगी। इसके बाद ये आ गया जो कनेक्शन है फॉर द SEC 1000।
SEC 1000 स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर है, जो एच टी सीरीज के इन्वर्टर्स के लिए यूज होता है। एच टी, एम टी, बेसिकली सारे इन्वर्टर्स के लिए यूज होता है, जहाँ पे आप मल्टीपल इन्वर्टर्स यूज कर रहे हो, एक से ज्यादा इन्वर्टर्स यूज हो रहे हो, और आपने डेजी चेन बनानी है। आप एक स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर लगाना चाहते हैं जो आपके, लेट्स सपोज आपके 30 इन्वर्टर्स लगे मैं उनको कंट्रोल करें। एक लिमिटेशन जो इसकी है, इसमें बेसिकली 3 पोर्ट्स दी गई हैं कम्युनिकेशन की। अब इसमें अगर आपके पास 10 इन्वर्टर है, 20 इन्वर्टर है, 20 इन्वर्टर तक तो आप एक डेजी चेन बना सकते हैं। अगर 20 से ऊपर होगा, 21 इन्वर्टर हो जाते हैं, तो उसके लिए अलग डेजी चेन बनेगी। यानी कि एक पोर्ट के अंदर आप 20 इन्वर्टर्स को डेजी चेन बना के कनेक्ट कर सकते हैं, और एक स्मार्ट एनर्जी कंट्रोलर जो है वो 60 इन्वर्टर्स को कंट्रोल कर सकता है। उसकी एक्सपोर्ट को कंट्रोल कर सकता है, उसका जो लोड मॉनिटरिंग डाटा है वो दे सकता है। 60 इन्वर्टर की डेजी चेन को ये कंट्रोल करता है। बाकी जो कनेक्शन है वो नॉर्मली सी जगह कॉम 1, कॉम 2, कॉम 3 आ जाता है। कॉम 1 में 20 इन्वर्टर्स, कॉम 2 में 20 इन्वर्टर्स, कॉम 3 में 20 इन्वर्टर्स, तो वो टोटल 60 इन्वर्टर्स को एट अ टाइम कंट्रोल करता है। और जो यहाँ से आपकी जो मेन केबल निकल रही है, जैसे कॉम 1 से आप यूज करें तो वो ऑटोमेटिक इन्वर्टर की जो 6 पिन कनेक्टर कॉम 2 है, उसके पिन नंबर 1 और 2 में लग जाएगी, और उससे आगे भी डेजी चेन पता चला जाएगा। यहाँ तक हमारे पास था एच टी का। अब थोड़ा सा यूटी पे, जो यूटी हमारा यूटिलिटी स्केल इन्वर्टर है, 800 वोल्ट के ऊपर, उस पे उसकी ओवरव्यू बेसिकली तकरीबन सेम ही है। कि हमारे पास डीसी, जो डीसी बटन्स हैं, उसके बाद पीवी टर्मिनल्स के जो हमारे पास डीसी स्विचेस आ गए, और इनपुट टर्मिनल्स, और ये जो आपकी नॉर्मली होते हैं एसी कनेक्शन, तकरीबन जो डिज़ाइन है उसके पास सेम है, थोड़ा सा उसमें बढ़ा किया गया, और उसमें वोल्टेज का जो डिफरेंस है वो है। और एक चीज जो है इसमें हमारे पास डीसी स्विच रीसेट बटन्स भी दिए हैं, ताकि आप उसको अगर कोई रीसेट करना चाहते हैं, कोई चीज बिल्कुल आपका वो नहीं हो रहा, डीसी उठा नहीं रहा, या डीसी का कोई आगे फ्यूज का इशू आ रहा है, तो आपको रीसेट करके उसको दोबारा चेक पे लगा सकते हैं। उसके बाद वही चीज चल रही है इसमें, क्या क्या चीजें हैं, कॉम पोर्ट है, शट डाउन, रिमोट शट डाउन और इमरजेंसी शट डाउन की कॉम पोर्ट है। उसके बाद एसी केबल का आउटलेट वगैरह। इसको भी इसका जो ओवरव्यू है फ्रंट से, एक थोड़ा सा जो दिया गया वो, एलसीडी बेसिकली इसमें ऑप्शनल आती है। नॉर्मली इंडिकेटर्स आते हैं, इंडिकेटर्स से आपको पता चलता है कि आपका क्या इन्वर्टर रनिंग में है, वाईफाई क्लाउड कनेक्टेड है या नहीं है, व्हाट्सएवर बस तरीके से आ जाता है। बाकी इसमें हैंग करने का तरीका उसी तरीके से है कि आप किस तरह हैंग कर रहे हैं इसको, लिफ्ट करने का। बाकी उसके जो चैनल्स हैं, फैंस जो है वो यूटी में नहीं आते, यूटी में फैंस नहीं है, वो सिर्फ हीट सिंक के साथ है। ये चीज़ें जो है नॉर्मली उसमें यूटी के अंदर आप करते हैं। इसको यूज़ करते हैं वही आपका क्लैम मीटर, बाकी डीसी टर्मिनल क्लिपर्स, तकरीबन सारी चीज़ें जो आप कर रहे हैं वो सेम है। एसेसरीज भी, माउंटिंग एसेसरीज जितनी भी हैं वो इन्वर्टर के साथ आती हैं, पीवी कनेक्टर से लेकर एसी थिम्बल्स तक। इंस्टॉलेशन में एंकर रिक्वायरमेंट ये है कि आप या तो उसको फ्लैट रखें, फ्लैट स्पेस के ऊपर, यानी कि अगर वॉल माउंट कर रहे हैं, और अगर आप जमीन पर लटा रहे हैं तो पीछे से थोड़ा सा तकरीबन 10 डिग्री का टिल्ट होना चाहिए। और वॉल पे हैंग करते हुए वो टिल्टेड नहीं होना चाहिए, यानी राइट लेफ्ट, वो प्रॉपरली बैलेंस्ड होना चाहिए, एंगल होना चाहिए। ये नहीं कि वो टिल्ट होगा तो उसकी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा, उसकी हीटिंग में इशू आएगा, हीट डिसिपेशन में इशू आएगा, तो काफी वो चीजें आ जाती हैं। अब अगर आप एक से ज्यादा इन्वर्टर्स लगा रहे हैं, उसमें कम से कम एक इन्वर्टर से दूसरे इन्वर्टर के दरमियान 800 मिलीमीटर का फर्क, और जो आपका वो है नीचे, अगर ऊपर इन्वर्टर लगा हुआ है, नीचे इन्वर्टर का टॉप है, तो 500 मिलीमीटर का डिफरेंस लाजमी होना चाहिए। अदरवाइज वो हीट डिसिपेशन का जो मैंने बताया, हीट डिसिपेशन का इशू आ जाता है बहुत ज्यादा। ये एक है, क्योंकि मैंने लार्ज स्केल पे तो नहीं, लेकिन नॉर्मल जो स्मॉल स्केल है उसमें ये चीज देखी हुई है कि हम लोग घरों में जब लगा रहे होते हैं तो 10 किलोवाट का इन्वर्टर है, 20 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, तो बिल्कुल दो आपस में जोड़ के थोड़ा सा इतना गैप रखा कि वो शायद फिट हो सके, ताकि वो स्पेस बचाई जा सके। जबकि नॉर्मली फिनोमेना ये है कि आपको उसके दरम्यान स्पेस हो ताकि वो हीट डिसिपेट कर सके प्रॉपरली। फिर बैक जो आपकी बैक ब्रैकेट आ गई, जिसमें हैंग होना है, हैंगिंग माउंटिंग ब्रैकेट। उसके बाद वही
जैसे स्क्रूज वगैरह लगने हैं, ड्रिल वगैरह। इंस्टॉलेशन के लिए वही आपने उसको लिफ्ट किया यूजिंग जो हमारे हमने दिए में उसके साथ हैंडल्स, उसको लगा लिया आप। नॉर्मली लिफ्ट करते हैं या उसको हैंग करते हैं, उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसमें अर्थिंग लाजमी है। अर्थिंग के जो वायरिंग टर्मिनल्स हैं वो भी आउटसाइड बॉडी के साथ दिए में है। इसमें बेसिकली दो दिए में, आप दो के साथ एक भी है, वो एक ही चीज़ है। उसमें आप कर सकते हैं हीट सिंक ट्यूब्स यूज करें नॉर्मली। वायर क्लिपिंग, जो आपकी डीसी है, डीसी साइड के MC4 वगैरह वो साथ आते हैं, उसको प्रॉपरली जो है वो टाइट किया जाए। बिफोर इंस्टॉलेशन सबसे जो मेन चीज होती है वो यही है कि आप उसको चेक कर लें कि यार कितना वो है, वोल्टेज कितने आ रहे हैं, वोल्टेज एवर तो नहीं है, 1500 वोल्ट से कम होने चाहिए। HD 1500 वोल्ट वोल्ट वाले के साथ, 1100 वोल्ट के साथ 1100 से कम होने चाहिए। फिर आपने जब वो कर रहे हैं तो प्रॉपरली वो क्या उसमें बैठा भी है MC4 के नहीं बैठा, क्योंकि नॉर्मली कुछ जगह पे होता है कि हम लोग पंच करते हैं और जल्दी में हमसे प्रॉपरली वो बैठता नहीं हो, उसके लॉक्स लगते नहीं, वो हल्का सा लूज रह जाता है। तो हमें वो लाजमी देखना है। फिर वायर की साइज, जो आपका AC वायर कनेक्शन है OT टर्मिनल्स के साथ, उसकी थोड़ी सी इंस्टॉलेशन। उसके बाद ये आपका आगे जी सामने SSC 1000 या कहा था HT, उसके साथ 400 वोल्ट HT जो 100 and 125 है। अगर हम इससे बड़े UT पे जाते हैं तो वो SCU 3000 आ जाती है। सेम सिनेरियो उसका यही है कि आप उसमें मल्टीपल तीन वो कनेक्ट कर सकते हैं, डिजिटल बना सकते हैं, और मल्टीपल इन्वर्टर एक के साथ 20 इन्वर्टर एक के साथ 20 दूसरे का 20 तीसरे के साथ करके उसकी यूज कर सकते हैं। मॉनिटरिंग ले सकते हैं कि कितना यूज हो रहा है। SSC 1000 और SCU 3000 में एक एडवांटेज ये भी है कि आप इस साथ अगर आप बड़ा प्लांट लगा रहे हैं उसमें आप वेदर स्टेशन साथ दे सकते हैं। वेदर स्टेशन का डाटा आ रहा होता है कि अगर परफॉर्मेंस टाइम पे कम हो रही है तो क्या रेन तो नहीं हो रही, या व्हाट्सएप वो चीज़ है, विंड की डायरेक्शन क्या है, हीट कितनी आ रही है, PV कितना, यानी कि ऊपर सोलर कितना है। वो सारी चीज़ें जो है वो आप इसको एज अ वेदर स्टेशन भी कनेक्ट करके इनको दे सकते हैं। एक प्लस आ जाता है आपका। फिर हार्डवेयर इंस्टॉलेशन उसकी। अब UT के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने पहले बात की थी 1 2 और 5 6 के ऊपर, जबकि इसमें 1 2 और 3 4 जो है वो आपका डिसीजन बनाएगा। 1 2 मास्टर के लिए और 3 4 आगे डिसीजन बनाने। जो AC इसका कनेक्टर है वो थोड़ा सा इस तरीके से नजर आता है थोड़ा सा स्मॉल है, लेकिन इसके ऊपर अगर आप लाइट से करेंगे तो आपको ऊपर नंबरिंग लिखी हुई नजर आ जाएगी कि क्या नंबर है और कहाँ पे आप कनेक्ट कर रहे हैं। ये नंबरिंग यहाँ पे है। नॉर्मली कुछ जगहों पे होता है कि इंस्टॉलर्स की कॉल आती है, वो कहते हैं कि हमें नंबर नहीं पता, तो वो ये थोड़े से वो हैं, छोटे हैं और ब्लैक के ऊपर है, तो थोड़े से आपको लाइट के साथ नजर आते हैं, वैसे नजर आना थोड़ा मुश्किल होता है। उसके बाद जो बिफोर, जब आप इसको इंस्टॉल कर रहे हैं उससे पहले आपका जो चेक पॉइंट है वो यही है कि आपने क्या क्या चेक करना है। आपने DC केबल्स, DC को चेक करना है, AC को चेक करना है, उसकी वेंटिलेशन चेक करनी है, उसका जो केबल्स हैं वो टाइट हैं नहीं है वो चेक करना है, टर्मिनल्स को चेक करना है, AC टर्मिनल्स को चेक करना है, स्पेशली न्यूट्रल टू अर्थ चेक करना है कि न्यूट्रल टू अर्थ क्या हमारा ठीक है या हमें रिक्वायर्ड है कुछ और चीज़ करना। तो इंस्टॉल उसको ऑन करने से पहले आपको ये चीजें थोड़ी सी जो है वो चेक करनी लाजमी है। उसके बाद ऑन करने का तरीका जो है, सबसे पहले यूटिलिटी ब्रेकर ऑन करें, यानी कि ग्रिड को ऑन करें, और फिर आप उसको DC को ऑन करें। इसके बाद जो इंस्टॉलेशन की जितनी भी हमारी थी वो वहां तक हो गई। उसके बाद हम आते हैं इसकी कमीशनिंग के ऊपर। कमीशन इसको कैसे करें। बेसिकली हमारे पास जो सबसे बड़ा आता है कि इन्वर्टर हम लगा दिए, अब उसके बाद जनाब ये वेटिंग पे जा रहा है, हमने सब कुछ चेक कर लिया है लेकिन वेटिंग पे है। जबकि HT इन्वर्टर्स या कमर्शियल स्केल इन्वर्टर्स के अंदर एक कोड है, जब तक वो सेफ्टी कोड सेट नहीं होगा ये अपनी प्रोडक्शन में नहीं जाता। वही बात कि जिस तरीके से LCD, अगर LCD की है तो ठीक है, अगर LCD नहीं है तो आपको सोलर को ऐप पे जाना है, सबसे पहले उसका जो वो है सेफ्टी कोड चेक करना है, सेफ्टी कोड क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सेफ्टी कोड जैसे सेट होगा उसके बाकी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली सारे के सारे सेट हो जाएंगे। अब सोलर गो कैसे यूज करना है। सोलर गो ऐप जब आप डाउनलोड करते हैं
तो सबसे पहले आपने अपने मोबाइल के वाईफाई सेटिंग में जाना है, उसमें इन्वर्टर का वाईफाई आ रहा होगा, उसको कनेक्ट करना है। जो उसका पासवर्ड है नॉर्मली जो रहता है वो 128 है, 1234567 8। उसको कनेक्ट करने के बाद आपने सोलर को ऐप पे आ जाना है। सोलर को ऐप पे सबसे पहले आप डिवाइस में सर्च करेंगे तो आपके पास जो भी सीरियल नंबर आपका इन्वर्टर का है, उसके चार एंड वाले 4 डिजिट सोलर वाईफाई के नाम से आप वहाँ पे आ जाए। आपने वो सिलेक्ट करके जैसे ही आप अंदर आएंगे, सबसे पहले वो आपसे पासवर्ड मांगेगा कि आप ऑनर है या इंस्टॉलर है। इंस्टॉलर पे करके आपका 1234 पासवर्ड होता है। अब वो करके आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपके पास एक ओवरव्यू आ रहा होगा, एक एसएलडी आ रही होगी कि इस टाइम पे क्या है, ऊपर स्टेटस आ रहा होगा। उसके सबसे नीचे आपके 3 ऑप्शन है, होम, पैरामीटर एंड सेटिंग। सेटिंग्स के अंदर जब आप आ जाएंगे तो सेटिंग्स में हमारे पास अ, कुछ इस तरह का ओवरव्यू आता है सेटिंग्स का, सिस्टम पैरामीटर्स, ग्रिड कनेक्शन पैरामीटर्स और सारा कुछ। आपने सबसे पहले आपने वही ग्रिड कनेक्शन पैरामीटर्स में जाना है। ग्रिड कनेक्शन पैरामीटर्स में आपको सेफ्टी ऑप्शन मिल जाएगा। सेफ्टी ऑप्शन में आपने अभी 50 हर्ट्ज डिफॉल्ट है, इसको सबसे पहले आपने इंडिया सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको इंडिया सेलेक्ट करेंगे उसका लॉक खत्म हो जाएगा, फिर आप इसको 50 हर्ट्ज सेलेक्ट करके अपने कंट्री कोड पे ले आएंगे। और अगर टाइम सेट करना चाहते हैं तो सिस्टम पैरामीटर जाके टाइम भी सेट कर सकते हैं। लेकिन टाइम अगर आप उसको ऑनलाइन कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली टाइम यहाँ से सेट हो जाएगा, वो इंटरनेट से उठा लेगा। अब अगर एक इशू है कि अगर आपका न्यूट्रल वीक है या न्यूट्रल में इशू आ रहा है और आपने इसको न्यूट्रल रिमूव करनी है, तो न्यूट्रल रिमूव करके ग्रिड कनेक्शन पैरामीटर में, ग्रिड कनेक्शन में जो आपका ट्रायंगल मोड है, वैसे स्टार मोड होता है, स्टार मोड से आप ट्रायंगल मोड पे कन्वर्ट भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो एलईडी इंडिकेटर्स हैं, कुछ में एलसीडी आती है कुछ में नहीं है। तो एलईडी इंडिकेटर्स का मतलब क्या है, ये 4 एलईडी पैरामीटर्स हैं। इसमें अगर इन्वर्टर ऑन होगा, सिंपली ऑन है, कुछ भी नहीं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो आपकी फर्स्ट एलईडी ये स्टेबल हो जाएगी। सेकंड जो प्ले बटन है, ये बेसिकली इन्वर्टर की रनिंग फॉर्म में आने का है। अगर ये ब्लिंक कर रहा है या ब्लैंक है, तो आपको ये होना चाहिए कि आपका इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। आपको ये चेक करना है। इसको इन्वर्टर रनिंग फॉर्म में ये स्टेबल होगा। थर्ड क्लाउड के एलईडी, क्लाउड के एलईडी रिप्रेजेंट करती है आपके वाईफाई कनेक्शन को। अगर ये ब्लिंक कर रही है तो वाईफाई कनेक्टेड नहीं है, स्टेबल है तो वाईफाई कनेक्टेड है। एंड में फॉल्ट की है, वो फॉल्ट तभी आएगा जिस टाइम पे फॉल्ट इंडिकेट कर रहा होगा। अब कॉन्फ़िगरेशन एंड सेटिंग्स पे, जिस तरीके से वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग बहुत लोगों को पता है कैसे है। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 मेथड्स हैं इसको वाईफाई को कॉन्फ़िगर करने की। सबसे पहला मेथड आपका सेम्स पोर्टल ऐप है। सेकंड आपके पास सोलर गो है। थर्ड आपके पास आईपी मेथड है। जो ज्यादा मैं प्रेफर करता हूँ वो आईपी मेथड है, क्योंकि आईपी मेथड में आपको एक तो सिग्नल स्ट्रेंथ पता चल जाती है कि आपके पास इन्वर्टर तक जो वाईफाई के सिग्नल्स आ रहे हैं उसकी सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है। और अगर वो कनेक्ट नहीं हो रहा तो उसके पीछे आपको पता चलता है कि सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है, वो पता चल जाएगा। तो ये आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल की वही वाईफाई सेटिंग में जाएंगे। वाईफाई सेटिंग में जाने के बाद जो भी सोलर वाईफाई बिल, मेरे पास 0027 का एक इन्वर्टर लगा हुआ है जिसका एंड सीरियल नंबर ये है। तो मेरे पास सोलर वाईफाई आ रहा है, मैं उसको सिलेक्ट किया, उसका पासवर्ड दिया 1234567 8। उसको करने के बाद आप डायरेक्टली अपने गूगल क्रोम पे चले जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आपकी आईपी जो हमारी है 10.10.100.100.253, यहाँ पे आप ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले जो पेज आएगा वो लॉगिन पेज आएगा। उसमें एडमिन ही यूजर नेम है, एडमिन ही पासवर्ड है। इसको करने के बाद आप अगर वो लैंग्वेज को चेंज आ रही है तो लैंग्वेज चेंज कर लें। अदरवाइज आप डायरेक्टली स्टार्ट सेटअप पे चले जाएंगे। स्टार्ट सेटअप पे जाने के बाद ये पेज ओपन होता है, जिसमें आपके पास जितने भी वाईफाई लगे हुए हैं, जो जो उसमें सिग्नल जिसके आ रहे हैं वो आ जाए। अब यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ कि आर एस एस आई इज सिग्नल स्ट्रेंथ के वाईफाई की कितनी सिग्नल स्ट्रेंथ आ रही है इन्वर्टर पर। ये कम से कम 50 या 60 से प्लस होनी चाहिए, तब ये परफॉर्म अच्छा करेगा। आपका जो भी वाईफाई आपने वो सेलेक्ट किया, आपने आगे चेक कर लिया उसकी आरएसएसआई क्या है, नेक्स्ट करेंगे। बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं करनी, आपने यहाँ पे उसका पासवर्ड देना है, जो भी आपके घर के वाईफाई का पासवर्ड है, नेक्स्ट और कंप्लीट कर दें। कंप्लीट करने के बाद आपका जो सक्सेस आ जाएगी और आपको तकरीबन आप अपने मोबाइल से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। और तकरीबन अराउंड 3 मिनट बाद आपको ये इन्वर्टर ऑनलाइन शो होना स्टार्ट हो जाएगा और एलईडी इंडिकेटर स्टेबल हो जाएगा। ये था मेथड वन जो आईपी के थ्रू था। अब अगर हम आए इसके मेथड सेल्फ पोर्टल की तरफ, सेम्स ऐप में हम किस तरह कर सकते हैं। मेन चीज वही है कि आपने इन्वर्टर के वाईफाई से कनेक्ट होना है।
उसके बाद उसको आगे जो वो तरीका है, सेंड ऐप में जाके, और सेंड ऐप में वाईफाई कॉन्फ़िगरेशन है, वहां पे जाके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब EZ लॉगर प्रो या SEC 1000 के साथ आप इसको कैसे कम्युनिकेट करा सकते हैं? Sorry. उसको कम्युनिकेट कर, आपने डेजी चेन तो बना लिया। डेजी चेन बनाने के बाद आप जब सबसे पहले आप जब कनेक्ट करेंगे, तो आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप के साथ इसको वायर्ड के साथ कनेक्ट करना है, EZ लॉगर प्रो को, या SEC 1000, SCU 1000, क्योंकि आपको इसको एक सेटिंग देनी है कि आप इसको किस तरीके से करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप डेजी चेन बनाएंगे, डेजी चेन बनाने के बाद जो भी लॉगर है उसको आप कनेक्ट करेंगे विद इन्वर्टर, उसको प्रोमेट हमारा एक सॉफ्टवेयर है उसके साथ। सबसे पहले आप उसी के ऊपर एक हमारा रीसेट बटन है, उसको प्रेस करके रखेंगे तो वो डायनेमिक आईपी पे शिफ्ट हो जाएगा। डायनेमिक पे अगर करना है, स्टैटिक पे करना है, व्हाट्स अप टू यू, आप जिस तरीके से उसको करना चाहते हैं। आपकी आईपी कौन सी है वो आपको बता उसके थ्रू, अगर आपने स्टैटिक आईपी पे इसको कनेक्ट करना है, डायनेमिक पे करना है, वो आप पे है। उसके बाद जब प्रोमेट पे आप कनेक्ट कर लेंगे, कनेक्ट करने के बाद सबसे पहले आपने अपनी नेटवर्क सेटिंग, जो कंट्रोल पैनल की नेटवर्क सेटिंग है, कुछ प्रोमेट का कुछ ऐसा व्यू आ जाएगा। उसके बाद आप इसकी जो कनेक्शन पे चले जाएंगे, कंट्रोल नेटवर्क एंड इंटरनेट, और नेटवर्क स्टेटस के ऊपर। नेटवर्क स्टेटस पे जाने के बाद लोकल एरिया नेटवर्क पे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का व्यू वो स्टेटस देगा। उस डिटेल्स में जाके आपके पास एक IPv4 का एड्रेस, सब मास्क का एड्रेस और गेटवे आ रहा होगा। आपने इस गेटवे को जो है प्रॉपर्टीज में जाने के बाद, यानी यहाँ से आप प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप इसके आईपी, जो Variant 4 है, TCP और IPv4 का प्रोटोकॉल है, इसमें जाएंगे। इसमें आपको चेंज करना है उसकी आईपी को। नॉर्मली जो आईपी हम सजेस्ट करते हैं वो है 192.168.1.100। इसी का मास्क भी वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बना देगा। ये जब आप सेट कर लेंगे, ये एक इनिशियल प्रोसीजर है जो आपके, आप इन्वर्ट उसको एक आईपी थ्रो कर रहे हैं राउटर की। अब जब आप ये, आपकी आईपी ठीक हो जाएगी, आईपी आपकी ठीक है, आप जैसे ही उसको वहां पे जाएंगे, उसको कनेक्ट करेंगे, तो आपको एकदम से वो कनेक्शन सक्सीड का ऑप्शन दे देगा कि इस टाइम मेरे पास आपकी जो SEC 1000 है या SCC है, वो कनेक्ट होगी, उसका वेरिएंट ये है, सारा कुछ। इसको करने के बाद आप जब इसको यहाँ से रिफ्रेश बेसिकली आप करेंगे, तो आपके पास जितने भी इन्वर्टर आपके इस टाइम पे ऑनलाइन है, जो उसके साथ कनेक्टेड, डिसीजन में कनेक्टेड है, वो आपके पास आ जाएंगे। जो नहीं आ रहा, वो डिसीजन से कनेक्टेड नहीं है, वो आप उसको देख लेंगे, उससे आगे डिसीजन खराब हुई है या कुछ भी है, वो आपको यहाँ पे सारा शो कर। उसके बाद आप उसका जिस टाइम पे स्कैन करते हैं, वो सब मास्क वगैरह स्कैन कर करेंगे, तो आपका वो आईपी सक्सेसफुल हो जाएगा, और आपका वो डाटा जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन आ जाएगा। आप उसको वापस उसका कनेक्ट करेंगे विद आपके DSL नेटवर्क या राउटर के साथ, और सेंस ऐप पे जाके आप इस डिवाइस को ऐड कर देंगे इन योर प्लॉट, तो आपका वो सारा जो डाटा है वो उसके पास आना स्टार्ट हो जाएगा। ये आपका लैन कम्युनिकेशन के थ्रू सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ये जो आपके बड़े प्लांट्स हैं, उनमें ये चीज़ काफ़ी है कि वो जो है वो लैन केबल के थ्रू और एक के साथ सारी चीज़ें कनेक्ट हो रही होती हैं। बाकी जितने भी इन्वर्टर पैरामीटर्स हैं, कुछ भी है, वो आपकी सोलर को ऐप से सेट होते हैं। सोलर को ऐप से आप उसकी सेफ्टी कोड को सेट कर सकते हैं, आप उसके टाइम को सेट कर सकते हैं, आप उसके वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, रेंज को सेट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी व्हाट्सएवर को, सारा कुछ आप सोलर को से लोकली कर सकते हैं। और कुछ जो सेंसर ऐप से कुछ चीज़ें आप जैसा सेफ्टी कोड, आपकी वो है, सॉरी, ग्रिड की सेटिंग है, ग्रिड पैरामीटर्स की, यानी कि वोल्टेजेस वगैरह और सारा कुछ, पावर लिमिट, एक्टिव पावर आ गई, वो आप वहां से रिमोटली सन्स ऐप से भी कर सकते हैं। अब जो सोलर गो का व्यू है जैसे मैंने कहा था कि जब आप सोलर कोड से अंदर जाते हैं, तो आपको एक व्यू मिलता है, वो कुछ इस तरह का व्यू है, जिसमें आपके पास एक सिंगल लाइन डायग्राम आ रही है, कुछ पैरामीटर्स आ रहे हैं, होम पैरामीटर्स और कनेक्शन आ रहे होते हैं। पैरामीटर्स में आपके पास अलार्म्स और डाटा में आप जाएंगे तो आपको सारी चीज मिल जाएगी, किस टाइम पे टीवी के वोल्टेज क्या आ रहे हैं, AC के वोल्टेज क्या आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, व्हाट्सएवर वो आ जाएगा। अलार्म्स में उस टाइम के जनरेटेड अलार्म्स आ रहे होंगे। डेटा में जैसा मैंने कहा कि डेटा में आपके पास DC वोल्टेजेस कितने हैं, एम्पेरेज कितना जा रहा है, AC वोल्टेजेस क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वेरिएंट क्या है, वो सारी कुछ इस पे आ रहा होता है। अब वही चीज के
जो सेफ्टी ऑप्शन में जाके जब सेफ्टी कोड चेंज करते हैं तो उसका पासवर्ड है। और बेसिकली वो पासवर्ड तो गुड बी 2010 है। आप नॉर्मली इसको यूज करके अपना सारा कुछ है वो चेंज कर सकते हैं, ग्रिड टाइप चेंज कर सकते हैं, एपीएन चेंज कर सकते हैं, वो जो कुछ भी आप करना चाहें उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। जैसे जो आज के लिए जो हमारा था कमीशनिंग और इसके ऊपर हमारा तकरीबन सारा कवर हो गया। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस तो वो बिल्कुल आप पता कर सकते हैं। अभी सेकंड एक चीज मैंने कवर नहीं की उसमें, जेनसेट कंट्रोलर जो है, जेनसेट कंट्रोलर भी इस साथ आप लगा सकते हैं। थर्ड पार्टी का नॉर्मली पाकिस्तान में यूज होता है, लेकिन अगर आप जो हमारे कंपेटेबल हैं कॉम भी DIF वो भी यूज कर सकते हैं इसके साथ। दैट्स इट। अगर आप क्वेश्चंस हैं इसके मुताबिक तो लिख, या कोई ऐसी चीज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी राफे, मुझे ये पूछना था, आपने हीट सिंक के बारे में बताया कि हम इन्वर्टर्स में जो हीट सिंक यूज करते हैं वो उसको वो थोड़ा रिपीट कर दीजिएगा। इन हीट सिंक या हीट शिंक ट्यूब्स? हीट सिंक्स वही कह रहा एशियन क्यूज बेसिकली हम जो नॉर्मली पाकिस्तान में ना, हम जब भी कोई टर्मिनल्स के साथ या किसी ये जो आपके होते हैं कनेक्टर्स होते हैं इनके साथ जब हम पंच करते हैं उसके ऊपर हम हीट वो कर देते हैं, टेपिंग कर देते हैं, जिससे टेप का सबसे ज्यादा ये होता है कि जब वो हीट पकड़ती है तो उसको मेल्ट होने का खतरा होता है, वो आग पकड़ने का खतरा होता है। तो उसके उससे बेहतर ये है कि आप हीट शिंक ट्यूब यूज करें। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ये जो ब्रेकर्स की सेटिंग बताई है कि अगर हमारे पास डीसी पावर फॉर सपोज 1100 है या वॉट एवर सो जो भी है, तो उसके साथ जो हमें ब्रेकर यूज करना है वो हम कितनी पावर का यूज करेंगे, क्या रिकमेंडेशन है? सर जो HT इन्वर्टर है, जो कमर्शियल स्केल इन्वर्टर्स हैं, इनमें आपको ब्रेकर्स यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो हमारे DC स्विच है उससे कंट्रोल कर सकते हैं। आपको सिर्फ AC ब्रेकर यूज करना है। AC ब्रेकर में आप अगर HT 100 यूज कर रहे हैं, 100 kW का, तो 200 एम्पेयर का ब्रेकर यूज होगा। DC साइड पे आप डायरेक्टली स्ट्रिंग को कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर पास पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, ये सेशन अच्छा रहा। इंशाल्लाह और भी आगे हमारे चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।